आई एम राहुल जायसवाल, फैकल्टी मेंबर ऑफ इंग्लिश एट मिशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नाउन के कुछ अच्छे लेक्चर डिस्कस किए हैं, नाउन का केस क्या होता है, नाउन का नंबर क्या होता है, नाउन का जेंडर क्या होता है, राइट। अब देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं आज प्रोनाउन से। ठीक है, अब बेसिक से ले चलेंगे आपको एडवांस लेवल तक, उनकी बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रोनाउन होता क्या है, राइट, और उसमें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सारा चीज डिस्कस करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी झिझक के। ओके, चलिए आइए। शुरुआत करते हैं, प्रोनाउन होता क्या है, राइट। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। इट्स अ वर्ड, इट्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड in place of noun. Right? Pronoun is a word that is used in place of noun. Noun के स्थान पे यूज किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? Noun के स्थान पे यूज किया जाने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है, राइट। अब हम प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, राइट। देखिए, कुछ बुक्स में आपको 10 प्रकार के प्रोनाउंस मिलेंगे, हमें 10 प्रकार के प्रोनाउंस नहीं पढ़ने हैं। हमें जो मेन प्रोनाउन है, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमें केवल वही डिस्कस करना है। तो हमें केवल 8 प्रकार के प्रोनाउंस हैं जिसको डिस्कस करना है यहाँ पे वन बाय वन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, आइए प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ओके। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने होते हैं? 8 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, राइट। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन होते हैं 8 प्रकार के। पहला क्या होता है? पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। चौथा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट। पांचवा क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। नंबर 6 क्या होता है? 6 होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 7 क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 8 क्या होता है? नंबर 8 होता है राइट, नंबर 8 होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने होते हैं प्रोनाउन? 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ। दूसरा क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तीसरा क्या हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। चौथा क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। पांचवा क्या हुआ? इंडेफिनिट हुआ। 6 क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। 7 क्या हुआ? इंट्रोगेटिव हुआ। और 8 क्या हुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पर्सनल क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है। तो ये शुरुआत करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि बेहतर तैयारी आपकी हो सके, ओके। और हाँ,
इंग्लिश के जो बेसिक्स होते हैं वो आपके समझ में आने चाहिए, राइट। अगर आपके बेसिक्स मिसिंग हैं, अगर आप इसमें क्या हो, इमेच्योर हो, तो जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या है, बराबर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ठीक है। तो ये शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये होता क्या है और यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। राइट, ओके। हाँ, तो क्या पढ़ना है, पर्सनल प्रोनाउन एक क्या होते हैं, ये शुरुआत करते हैं, ठीक। पर्सनल प्रोनाउन, राइट। इट्स अ वर्ड that refers to first person, right, second person and third person, and third person is called पर्सनल प्रोनाउन। क्या कह रहा है, इट्स अ वर्ड दैट रिफर्स टू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं उन्हें कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई वी, आई और वी, ये क्या होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, राइट। यू, ये क्या होता है, ए आपका सेकंड पर्सन होता है, राइट। ही, सी, इट और दे, ये क्या होता है, आपका थर्ड पर्सन होता है। ओके, आई वी क्या हो गया, आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, यू क्या हो गया, आपका सेकंड पर्सन हो गया, ही, सी, इट और दे, ये क्या हो गया, ये आपके थर्ड पर्सन हो गए। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पर्सन आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, नॉर्मली अगर बात करें तो स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, जो बोलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, जो सुनता है उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। और फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर जिसके बारे में बात करें उसे कहा जाता है थर्ड पर्सन। इतना क्लियर हुआ। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिस्टनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन टॉक अबाउट होम इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ओके, तो आइए इसका क्या करते हैं, पूरा ओके। तो देखो, अब आई क्या है, आई का एक सब्जेक्टिव केस है, मी क्या है, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है। आइए इसको हम चार्ट वाइज समझते हैं ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन हो सके वो सारे अपने क्लियर हो सके। तो पर्सनल प्रोनाउन को आइए हम चार्ट वाइज सीखते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है। चलिए, अब यहां क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस और क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव ओके, चलिए यहां क्या है, ए है फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, माई क्या है, पजेसिव केस है, अब माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, राइट। अब वी क्या है,
वी क्या है, सब्जेक्ट है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, अवर क्या है, पजेसिव केस है, अवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? अब हम बात करें सेकंड पर्सन की। राइट? अब यू क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, यू क्या है, आपका ऑब्जेक्ट भी है, योर क्या है, पजेसिव केस है, अब योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। इतना क्लियर है? यू आपका सब्जेक्ट भी है, यू आपका ऑब्जेक्ट भी है, योर क्या है, पजेसिव केस है, और योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। ऑलराइट, अब हम बात करें थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन, ओके। अब ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, हिम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, हिज क्या है, पजेसिव केस है, और हिज क्या है, पजेसिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, हिज आपका पजेसिव केस भी होता है और हिज आपका पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो हम बात करेंगे इसकी सी की। सी आपका सब्जेक्ट है, हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, और हर आपका ऑब्जेक्ट भी है, और हर्स क्या है, हर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन भी है। राइट? पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन को ध्यान से समझिएगा। अभी इसको हम 2-4 क्वेश्चन इस पे करवा के आपको समझा भी देंगे कि पजेसिव केस क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है। ठीक है, अब ही हो गया, सी हो गया। अब बात करते हैं किसकी, इट की। इट क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और इट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। राइट? और इट्स क्या है, पजेसिव केस है, और इसका अपना पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अब हम बात करेंगे इसकी दे की। दे क्या है, दे आपका सब्जेक्ट है, देम आपका ऑब्जेक्ट है। राइट? दियर क्या है, ए आपका पजेसिव केस है, और दियर्स क्या है, ए आपका पजेसिव प्रोनाउन। उत्तर क्लियर है? आई क्या है, सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, माई क्या है, पजेसिव केस है, और माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। वी क्या है, सब्जेक्ट है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, अवर क्या है, पजेसिव केस है, और अवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। इतना क्लियर है? तो हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, योर पजेसिव केस है, योर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। आई होप इतना सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी ही क्या है, सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, हिज पजेसिव केस और हिज पजेसिव प्रोनाउन। सी क्या है, सब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हर क्या है, देखो इसका ऑब्जेक्टिव केस और इसका पजेसिव केस। सी का ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस कॉमन होता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, डिफरेंस होता है। सी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस ये दोनों क्या होते हैं, कॉमन रहते हैं। अब हम बात करें इट की, तो इट का सब्जेक्टिव केस और इट का ऑब्जेक्टिव केस एक कॉमन होता है। इट का पजेसिव केस इट्स हो जाता है, और इसका क्या है, इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ये सब बारीकियां आपको समझनी होंगी। दीज फंडामेंटल्स शुड बी केप्ट इन योर माइंड। ये फंडामेंटल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। राइट? अब देखिए, दे क्या है, सब्जेक्ट है, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, दियर क्या है, पजेसिव केस है, और दियर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। इतना क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन को समझने में। तो आइए समझाते हैं। ओके, पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन पे क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज कैसे होता है, और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है। आइए 2-4 एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। क्लियर? जैसे योर, कर्म क्या है, योर कार cost you rupees 10 lakhs. One guy. Right? Your car cost you rupees 10 lakhs, but mine cost me rupees 7 lakh. इतना क्लियर है? Your car cost you rupees 10 lakhs, but mine cost me rupees 7 lakhs. इसका मतलब क्या है समझो पहले। आपकी कार कितने की पड़ी? आपकी कार आपको 10 लाख की पड़ी, लेकिन मेरी कार कितनी की है? वो 7 लाख की है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे योर कार, योर क्या है,
योर आपका पॉजेसिव केस है, योर क्या है, योर आपका पॉजेसिव केस है, राइट। अब क्या है, कार क्या है, ए आपका नाउन, राइट। पॉजेसिव केस प्लस नाउन, ध्यान दीजिएगा, योर क्या है, पॉजेसिव केस है, कार क्या है, नाउन है, ओके। अब देखो पॉजेसिव केस प्लस नाउन को मिलाकर क्या बनता है, पॉजेसिव केस प्लस नाउन को मिलाकर बन जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है, पॉजेसिव केस प्लस नाउन को मिलाकर क्या बनता है, दोनों को मिलाकर बन जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम कहें कि योर पेन, योर पेन को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर योर्स लिख सकते हैं, बिकॉज योर पेन क्या है, योर आपका पॉजेसिव केस है, पेन आपका नाउन है, तो योर पेन बराबर क्या हो जाएगा, योर क्या है, योर्स हो जाएगा। माई कंट्री, माई क्या है, माई कंट्री। अब माई क्या है, पॉजेसिव केस है, कंट्री क्या है, नाउन है, तो पॉजेसिव केस प्लस नाउन बराबर क्या हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब माइन क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो पॉजेसिव केस प्लस नाउन को मिलाकर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे योर क्या है, पॉजेसिव केस है, कार क्या है, नाउन है, तो इसको मिलाकर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर योर्स लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे माइन का मतलब क्या है, माइन का मतलब है माई प्लस कार। तो क्लियर, समझ में आया। तो पॉजेसिव केस का मतलब होता है पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पॉजेसिव केस प्लस नाउन। एग्जाम में कैसे घुमा क्वेश्चन देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक हम क्या है, सवाल देखते हैं, सीधे एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं कहूं राइट, अगर कहा जाए योर शर्ट, योर शर्ट इज गुड लुकिंग, ये हटाओ इसको, this is right my marker, this is my marker, but that is your। अगर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, दिस इज माई मार्कर बट दैट इज योर, ओके, इसका मतलब क्या है, यह मेरा मार्कर है लेकिन वह आपका है। अब देखो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसे ए पार्ट माना जाए, इसे बी पार्ट माना जाए, उसे सी पार्ट माना जाए, तो सेंटेंस किस में आ जाएगी, एरर आपके सी पार्ट में आ जाएगी। वजह क्या है, यहां पर योर से नहीं, समझो पहले, यहां पर दिस इज माई मार्कर, ए मेरा मार्कर है और दैट इज योर, और वो तुम्हारा मार्कर है। तो यहां पे योर क्या है, योर क्या होता है, समझिए पहले, योर क्या होता है, योर होता है पॉजेसिव केस। क्या होता है, योर क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है, राइट। और क्या होता है, यह एक प्रकार का एडजेक्टिव है। क्या है, यह एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव का यूज बिना नाउन या प्रोनाउन के आप नहीं कर सकते। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, उसे क्वालिफाई करता है। अगर नाउन नहीं है तो हम किसी भी कीमत पर एडजेक्टिव का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए योर लिखा हुआ है, योर का मतलब क्या है, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारा क्या। तो जब तक योर जिसके लिए नहीं आया है उस नाउन का यूज हम नहीं करेंगे, तब तक योर के मीनिंग को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। योर पेन, योर कार, योर राइट, योर बैग, योर मोबाइल, आपको योर के बाद कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्कर को पहले ही क्लियर कर दिया गया है, तो यहाँ पे योर मार्कर होना चाहिए था, या तो योर मार्कर लिखो, राइट। आप ऐसा लिखिए, दिस इज माई मार्कर बट दैट इज योर मार्कर, या ऐसा लिखिए, या आप लिखिए योर्स, ओके। यहाँ पर योर के स्थान क्या होगा, योर के स्थान पे आपको योर्स लिखना होगा। वजह क्या है, योर आपका पॉजेसिव केस है और योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आपको ये कहना होगा, दिस इज माई मार्कर बट दैट इज योर्स। योर्स बोले तो योर मार्कर। इतना क्लियर है, क्या हो जाएगा, योर्स मतलब योर मार्कर से है, इतना क्लियर। तो आप यही कहेंगे, दिस इज माई मार्कर बट दैट इज योर्स।
यह मेरा मार्कर है, ओ तुम्हारा मार्कर है, तो योर्स लिखना होगा, योर्स से काम हमारा नहीं चलेगा। आई थिंक यहां तक जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए गए आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एक देखो एग्जाम में आपका सवाल आया है, देख लेते हैं। हम कह सकते हैं आवर इज ए our is a country, our is a country where 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 we live together, we live together with harmony, with harmony, right। क्या लिखा है? Our is a country where we live together with harmony। हमारा एक ऐसा देश है जहां हम बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। अब देखिए अगर सेंटेंस को आपने सही से नहीं समझा है तो आप गलतियां कर दोगे, 100% श्योर है। अगर चीजों को आपने सही से समझा है तो आप गलती नहीं करोगे। ओके, ये समझाते हैं, इसे हम पार्ट वाइज बांट लें। ए पार्ट है, राइट, बी पार्ट है, और ये क्या है? सी पार्ट है। आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर। आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नो एरर। अब देखिए इस पार्ट में गलती क्या है? हम यही कहेंगे अवर इज अ कंट्री, हमारा एक ऐसा देश है जहां पे हम प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब यहाँ पे अवर क्या है? इज क्या है? वर्ब है। और अवर क्या है? इज का अपना सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वह या तो नाउन होंगे या क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे अवर क्या है? ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन है। अवर क्या है? अवर एक पजेसिव केस है, और पजेसिव केस एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, और जो एडजेक्टिव होते हैं वो कभी भी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बन पाते। तो अवर इज अ कंट्री गलत हो जाएगा। आप अवर हम कहें अवर इज अ कंट्री, अवर इज अ कंट्री, एक गलत एक्सप्रेशन है। आपको कहना होगा अवर्स इज अ कंट्री, अवर्स इज अ कंट्री। अब सही हो जाएगा, राइट। अवर इज अ कंट्री ए टोटली रॉन्ग है, आपको कहना होगा अवर्स इज अ कंट्री। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ए सही है और ये क्या है? ए गलत। इतना क्लियर है? समझ में आया? तो आपका क्या है? ए पार्ट में ही दिक्कत है, अवर इज अ कंट्री गलत है। यू हैव टू से अवर्स इज अ कंट्री। इतना क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन से कम ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन से कम ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। और हाँ, ये आपके आगे वाले चैप्टर्स में हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं। वॉइस पढ़ना हो तो इनका यूज बराबर आएगा, नरेशन पढ़ना हो तो इनका यूज बराबर आएगा, और पूरी इंग्लिश में इनका यूज प्रॉपरली आएगा। बच्चा समझ नहीं पाता पजेसिव केस क्या होता है और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, राइट। इतना क्लियर है? पजेसिव प्रोनाउन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। पजेसिव बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? आइए हम बात करते हैं दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन की। राइट, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन, कम ऑन। अब ये होते क्या है आइए समझाते हैं। इट्स अ प्रोनाउन, इट्स a pronoun that is used both ways, क्या लिखा है? इट्स अ प्रोनाउन that is used both ways as a conjunction, and
एज ए प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है? इट्स अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड बोथ वेज एज अ कंजंक्शन एंड एज अ प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम समझा देते हैं, यह एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका यूज दो तरीके से किया जाता है, एक कंजंक्शन की तरह भी किया जाता है और एक प्रोनाउन की तरह भी किया जाता है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कि जब कंजंक्शन का मतलब होगा तो एक दो अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ेगा, जब प्रोनाउन का मतलब होगा तो एक किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। सिंपल सा है, जो काम नाउन का होता है वही काम प्रोनाउन का भी तो होता है। नाउन का काम होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, और वही काम क्या करते हैं? प्रोनाउन भी करते हैं। क्योंकि हम एक बार अगर नाउन का यूज कर दिए दोबारा हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम कहें राम इज अ गुड बॉय, तो एक बार आपने राम का यूज कर लिया है, दोबारा आप राम का यूज नहीं करोगे, राम के स्थान पे आप यूज करेंगे ही का। राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली होगा, तो दोबारा हमने राम का तो यूज नहीं किया, तो हमने क्या किया? राम को रिप्लेस कर दिया उसके प्रोनाउन ही से। यहाँ पहले वाक्य में राम सब्जेक्ट है, दूसरे वाले में क्या, दूसरे वाले वाक्य में क्या है? ही सब्जेक्ट है। तो सिंपल सा है, प्रोनाउन या नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेटिव नाउन होता है यह दो तरीके से काम करेगा, या तो एक किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा और ये दोनों फ्रेजेस, दोनों क्लॉजेस को या दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। ये तो इसका क्या है? थ्योरी हो गई। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि आपको सारी चीजें बेसिक से समझ में आ जाए। जैसे अगर मैं कहें, और यहाँ पर कितने होते हैं, पहले ए लिख लीजिए, दे आर 4 इन नंबर। ये कितने होते हैं? एक गिनती में 4 होते हैं। दे आर 4 इन नंबर। कितना क्लियर है? ये कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। पहला क्या है? हु है, फिर क्या है? whom है, फिर क्या है? which है, फिर क्या है? that है। कितने होते हैं? बेसिकली 4 होते हैं। who होता है, whom होता है, which होता है और that होता है। पहले समझते हैं इनका यूज कैसे किया जाएगा, फिर हम बारी बारी से आपको समझाएंगे कि who का यूज कहां किया जाएगा, whom का यूज कहां किया जाएगा, which का यूज कहां किया जाएगा और that का यूज कहां किया जाएगा। आइए पहले एग्जांपल समझते हैं, रिलेटिव नाउन कहते किसे हैं। जैसे हम दो अलग अलग सेंटेंस को लिखते हैं, राम इज माय फ्रेंड। राम इज माय फ्रेंड, ही हैज टॉप्ड द क्लास। ही हैज टॉप्ड द क्लास। क्लियर है? राम इज माय फ्रेंड, ही हैज टॉप्ड द क्लास। राम मेरा दोस्त है, उसने क्लास में क्या किया है? टॉप किया है। ये दो अलग अलग सेंटेंस को हम चाहें तो रिलेटिव नाउन की मदद से एक सेंटेंस में बड़े आराम से बना सकते हैं। हम कह सकते हैं राम हु हैज टॉप्ड द क्लास। Ram, who has topped the class, is my friend। क्या लिखा है? Ram, who has topped the class, is my friend। राम जिसने क्लास टॉप किया है वो मेरा कौन है? वो मेरा दोस्त है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखो, दो अलग अलग क्या किया हमने? दो अलग अलग सेंटेंस को हमने क्या किया? एक सेंटेंस में जोड़ दिया। हाँ, अब ये समझना है कि हु का यूज कहां किया जाता है, whom का यूज कहां किया जाता है, which का यूज कहां किया जाता है और that का यूज कहां किया जाता है। आप पहले ये समझिए। इनका मतलब देखो, अब हु का मतलब यहां जब इनका यूज एज अ रिलेटिव नाउन किया जाएगा तो हु का मतलब कौन नहीं होगा, whom का मतलब किसको नहीं होगा, which का मतलब कौन सा नहीं होगा। ये हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। हु का मतलब हो जाएगा जो या जिसने, whom का मतलब हो जाएगा जिसको, which का मतलब हो जाएगा जिसका, जिसकी, जिसको, और that का मतलब भी कम ज्यादा यही होगा। अब ये समझना है कि इनका यूज कहां कहां किया जाता है। तो पहले हु और whom का यूज समझिए। हु और whom का यूज
हु का यूज इंसानों के लिए किया जाएगा, इंसानों के लिए किया जाता है सब्जेक्टिव केस में। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें हम लिखवा कर नहीं दी जा सकती, ठीक है। आप कॉपी पेन को ओपन रखिए और जो चीजें आपको नहीं समझ में आता बिंदास उसको समझिए और लिखिए, ओके। और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट बॉक्स में पिन भी कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। हाँ, तो हमने कहा जो हु होता है, हु का यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस में, राइट, और हुम का यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। और इन दोनों का यूज इंसानों के लिए किया जाएगा, जानवरों के लिए या नॉन लिविंग के लिए आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए साफ साफ राम लिखा हुआ है ना, राम लिखा हुआ, इसलिए क्या किया, और मुझे सब्जेक्टिव केस में यूज करना है, हमने क्या कर दिया, राम हु हैज स्टॉप्ड द क्लास। तो यहाँ पे देखिए हु का यूज किया गया है राम के लिए, और राम क्या है, इंसान, राइट। तो हु और हुम का यूज इंसानों के लिए किया जाता है। अंतर बस इतना होता है, हु सब्जेक्टिव केस में आता है, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है, राइट। आइए एग्जांपल हुम का समझते हैं। ओके, आइए क्या करते हैं, हम होम को समझते हैं, समझते हैं। पहले दो वाक्य हम लिखते हैं अलग अलग। विनय इज माय सीनियर, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। क्या लिखा हुआ है, विनय इज माय सीनियर, आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। विनय क्या है, मेरा सीनियर है, मैं उसका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। तो आप पहले हिंदी में जो है बना सकते हो, विनय जिसका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं वह मेरा क्या है, सीनियर है। इसको आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, विनय जिसका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं मेरा क्या है, सीनियर है। आप चाहो तो दो सेंटेंस को एक में बना के लिख सकते हो, विनय whom I respect very much is my senior। लिखा हुआ है ना, विनय whom I respect very much is my senior। अब जो मतलब इन दोनों सेंटेंसेस का है वही मतलब इसका अकेले हो गया है। अब देखो whom क्या है, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, हु क्या था वहां पे सब्जेक्टिव केस में था, और विनय भी क्या है, इंसान है, और वहां रवि भी क्या था, इंसान। इतना क्लियर हुआ। तो हु और हुम का यूज इंसानों के लिए किया जाता है, और हु सब्जेक्टिव केस में आता है, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। इतना क्लियर है। आइए समझ लेते हैं व्हिच का यूज। व्हिच का यूज कहां किया जाता है। यूज ऑफ व्हिच, पहले ये समझते हैं व्हिच का यूज इंसानों के लिए तो नहीं किया जाएगा। पहला नियम क्या है, व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ओके। व्हिच का यूज आप इंसानों के लिए नहीं करोगे, फिर व्हिच का यूज किया किसके लिए जाएगा, ये समझते हैं। व्हिच का यूज आप कर सकते हो नॉन लिविंग्स के लिए, ओके। नॉन लिविंग का मतलब मार्कर है, क्लास है, एरोप्लेन है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके लिए हु का यूज, व्हिच का यूज आप कर सकते हो, और व्हिच का यूज आप कर सकते हो एनिमल्स या बर्ड्स के लिए, राइट। आपने सही सुना, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी व्हिच का यूज कर सकते हो, और जो एनिमल या बर्ड्स होते हैं उनके लिए भी व्हिच का यूज आप कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, व्हिच का यूज आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में इक्वली आप कर सकते हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। व्हिच का यूज आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से हम क्या करते हैं, हम व्हिच का यूज कर सकते हैं। ये जो सारी बातें हमने सीखी, आइए पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम कहें जो मार्कर मेरे हाथ में है, जो स्टाइलर या मार्कर समझ लो, जो मार्कर मेरे हाथ में है वो बहुत बढ़िया चलता है। समझो पहले,
जो मार्कर मेरे हाथ में हो बढ़िया, बहुत बढ़िया चलता है। हम कह सकते हैं द मार्कर which is in my hand. The marker which is in my hand writes very well. क्या लिखा हुआ है? The marker which is in my hand writes very well. वह मार्कर जो मेरे हाथ में है वो बढ़िया चलता है। अब पहले ये समझते हैं यहाँ पे which का यूज किसके लिए किया गया है? मार्कर के लिए किया गया है। और किस केस में किया गया है? सब्जेक्टिव केस में किया गया है। हाँ, कुछ लोगों को सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो ये हम दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं तो आसानी से आपको हम समझा पाएंगे। ओके, एक सेंटेंस आओ। ओके, जो मार्कर मैंने बाजार से कल लिया था, यह मार्कर जिसको मैंने कल बाजार से लिया था वो बढ़िया चलता है। यह मार्कर जिसको मैंने कल बाजार से लिया था वो बढ़िया चलता है। तो हम कह सकते हैं द मार्कर which I bought from the shop. From the shop writes well. लिखा है ना, द मार्कर विच आई बॉट फ्रॉम द शॉप राइट्स वेल। अब यहां देखिए, यहाँ पे हम कैसे पहचाने कि विच हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। तो एक काम करिए, बड़ा आसान तरीका है। पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे विच का यूज मार्कर के लिए किया गया है, यहाँ पे विच का यूज मार्कर के लिए किया गया है। अब देखो, पहली बार विच का यूज सब्जेक्टिव केस में हुआ है, दूसरी बार विच का यूज ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। तो कैसे हम डिटरमिन करें कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? तो एक काम करिए, आप वर्ब से देख लीजिए कि जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब। आइए यहाँ देखते हैं, हमारे पास दो सब्जेक्ट है, एक तो मार्कर है और क्या है? विच है। तो जब हमारे पास दो सब्जेक्ट है तो उनकी दो अलग अलग वर्ब भी होनी चाहिए। एक जो मार्कर है इसका वर्ब क्या है? ये जो मार्कर है इसका वर्ब है राइट्स, और जो यहाँ पे विच है इसका वर्ब क्या है? इज। तो एक काम करो, बड़ा आसान तरीका होता है, आप जो वर्ब होता है उस वर्ब से रिलेट कर लीजिए। जितने वर्ब होते हैं उतने सब्जेक्ट होने चाहिए। तो क्या है? वो सब्जेक्टिव केस। देखो यहाँ पे दो वर्ब है ना, एक इज है एक राइट्स है। तो राइट्स का अपना क्या है? सब्जेक्ट मार्कर है। इज का अपना क्या है? सब्जेक्ट विच। इसलिए यहाँ पे विच क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे देखिए, हमने कहा ना जितने वर्ब उतने सब्जेक्ट। एक क्या है? बॉट वर्ब है और एक क्या है? राइट्स वर्ब है। तो इनका अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। इस बॉट का अपना वर्ब क्या है? आई है। भाई मैंने खरीदा है ना, तो इस बॉट का अपना वर्ब आई है और वहां पे राइट्स है, राइट्स का अपना वर्ब क्या है? मार्कर। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आई, यहाँ पे बॉट आई के लिए यूज किया गया है और मार्कर इस राइट्स के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब विच क्या है? विच यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में ना होकर ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। तो पहले सेंटेंस में विच क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। दूसरे सेंटेंस में विच क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। और इनका यूज किसके लिए किया गया है? मार्कर के लिए किया गया है, राइट। हमें कहा ना विच का यूज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए और एनिमल्स और जानवर के लिए भी, आप एनिमल्स और बर्ड्स के लिए आप कर सकते हो। एक एग्जांपल हम एनिमल्स का देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या करते हैं, हम एनिमल्स का भी देख लेते हैं। चलिए, अगर हम कहें द डॉग which you see on the road always barks at the
स्ट्रेंजर्स। क्या लिखा है? द डॉग विच यू सी ऑन द रोड ऑलवेज बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। वह कुत्ता जिसको आप रोज सड़क पर देखते हो वो हमेशा अजनबियों पर भौंकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विच का यूज किस लिए किया गया है? डॉग के लिए किया गया है। और किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में नहीं है, राइट। कि यहाँ पे क्या है? सी का अपना वर्ब क्या है? यू है। और इस बाक्स का अपना वर्ब क्या है? डॉग है। यहाँ पे विच का यूज किया गया है ऑब्जेक्टिव केस में, और यहाँ पे विच क्या है? किसके लिए आया है? डॉग के लिए आया है। तो आई होप ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि हुम का यूज कहाँ किया जाता है, हु का यूज कहाँ किया जाता है, और विच का यूज कहाँ किया जाता है। अभी बचा है दैट। दैट का यूज कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं। यूज ऑफ दैट, राइट। अब देखिए दैट का यूज हम कहां कहां करते हैं, आइए समझते हैं, ठीक है। दैट का यूज एनिमल्स या नॉन लिविंग प्लस एनिमल्स प्लस बर्ड्स के लिए किया जाता है। और हाँ, विच का यूज ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी आप कर सकते हो। राइट। और देखो दैट का यूज आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए किया जाता है, और दैट का यूज आप ह्यूमन बीइंग्स आई मीन इंसानों के लिए भी आप कर सकते हैं। ओके। और इसका देखो दैट क्या है? कॉमन, राइट। दैट एक कॉमन रिलेटिव नाउन होता है। कॉमन का मतलब होता है इसको आप चाहे जिससे रिप्लेस कर सकते हैं। आप सब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ यूज कर सकते हैं, बर्ड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट। आप ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, राइट। द बॉय, अगर मैं कहूं वह लड़का जो तुमसे रोज क्लास में बात करता है वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, राइट। वह लड़का जो तुमसे रोज क्लास में बात करता है वह मेरा दोस्त है। इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूज ऑफ दैट। क्लियर? यूज ऑफ दैट पढ़ रहे हैं। हम कह सकते हैं द बॉय दैट टॉक्स टू यू daily in the class। क्या लिखा है? The boy that talks to you daily in the class is my friend, right। The boy that talks to you daily in the class is my friend। ओके। अब यहां देखिए इस that का यूज किस लिए किया गया है? बॉय के लिए किया गया है, राइट। तो दैट का यूज हम इंसानों के लिए भी कर सकते हैं, दैट का यूज आप नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो वह मार्कर जो मेरे हाथ में है वो बढ़िया नहीं चलता। अब यहां पे देखिए आप लिख सकते हैं द मार्कर दैट इज इन माई हैंड, द मार्कर that is in my hand does not write well, does not write well। लिखा है ना the marker that is in my hand does not write well। वह मार्कर जो मेरे हाथ में है बहुत अच्छा नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए that का यूज किस लिए किया गया है? यहाँ पे that का यूज किया गया है मार्कर के लिए, और यहाँ पे that का यूज किया गया है बॉय के लिए, राइट। तो आपको ये समझ में आया दैट क्या है? कॉमन होता है, चाहे इंसानों के लिए यूज कर दो, और चाहे जानवरों के लिए यूज कर दो, और चाहे किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर दो, और चाहे सब्जेक्टिव केस में यूज करो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे केवल दैट आता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे केवल हु और हुम और विच आता है।
तो इन सब चीजों को आपको बहुत बारीकी समझो कि एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। जो कॉमन रूल्स होते हैं, जो कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ एग्जामिनर आपको वहां से नहीं फंसाता। जो थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं, जहां पे गलतियां करने के बच्चों के द्वारा चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे आपको फंसाता है एग्जामिनर। अब वो कहां पे हम केवल दैट का यूज करेंगे और कहां पे हम केवल हु और व्हिच का यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। हम कह सकते हैं सम स्पेसिफिक यूज ऑफ दैट, सम स्पेसिफिक यूज ऑफ दैट एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। सम स्पेसिफिक यूज ऑफ दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट के कुछ स्पेसिफिक यूजेस। देखिए अगर सेंटेंस में क्या है हो, हम लिखवा देते हैं इफ, राइट, इफ एनीवन, someone, no one, no one, everyone, something, anything, nothing, everything, all, some, what, which, whom, who, whom, are used as an antecedent, we use that as a relative pronoun। चलो आइए समझाते हैं क्या कह रहा है। If anyone, someone, no one, everyone, something, anything, nothing, everything, all, some, what, which, who, whom are used as an antecedent, we use that as a relative pronoun। इसको हिंदी में समझ लीजिए। जब देखो यहाँ पे क्या है, आपको एग्जाम्पल में लिखवाया था ना, the boy who is, the boy that does not go to school daily, तो यहाँ पे the boy that क्या हो गया, रिलेटिव नाउन हो गया। अब that आया किसके लिए है, बॉय के लिए आया है, तो वही बॉय क्या है, उसका एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट वह शब्द होता है जो रिलेटिव नाउन के पहले यूज किया जाता है और जिसके हिसाब से रिलेटिव नाउन के साथ जो वर्ब आती है उसका यूज करते हो। तो जो रिलेटिव नाउन के पहले आए उसको ही कहा जाता है एंटीसीडेंट। जैसे कहें द मार्कर व्हिच इज इन माय हैंड, वह मार्कर जो मेरे हाथ में है, तो व्हिच क्या है, रिलेटिव नाउन है और मार्कर क्या है, उसका एंटीसीडेंट है। तो वही कह रहा है कि अगर एंटीसीडेंट के रूप में ओके इस सारे प्रोनाउंस का यूज किया जाता है तो हमेशा दैट आता है, तो वहां पे कभी आप हु, हुम और व्हिच का यूज आप नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप इसे क्लिक कर लीजिए, इसे रिमेंबर करिए, इसे प्रॉपर याद किए रहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। राइट, आइए एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ में हम समझा पाएंगे और आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं यू, आप जो चाहो ले सकते हो, राइट, ओके, आप जो चाहो ले सकते हो, तो कह सकते हैं यू मे टेक एनीथिंग। अब यहां पर एनीथिंग आया है तो इसके बाद दैट ही आएगा, कभी इसके बाद व्हिच का यूज आप नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते यू मे टेक एनीथिंग व्हिच यू लाइक।
जैसे मुझे ये कहना हो यू मे टेक एनीथिंग विच यू लाइक। ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। आपको कहना पड़ेगा कि यू मे टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। ये गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा? यू मे टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। ओके, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब यहाँ पे दैट का यूज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एनीथिंग आया है। तो एनीथिंग क्या है? एनीथिंग इसी दैट का अपना एंटीसीडेंट है। क्या है? अब आई थिंक एंटीसीडेंट होता क्या है ये आप समझ गए होंगे, राइट? यहाँ पे दैट क्या है? ये दैट आपका रिलेटिव नाउन है। और दैट किसके लिए आया है? किसकी वजह से आया है? ये आया है इस एनीथिंग की वजह से। और यही एनीथिंग क्या हो जाएगा? यही एनीथिंग आपका हो जाएगा एंटीसीडेंट, राइट? डोंट ओके टेल इट एक्सीडेंट, इट इज एंटीसीडेंट। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? इसे हिंदी में कहा जाता है समीपवर्ती। एक आध दो क्वेश्चन हम और देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम कहें what is the name of the boy? What is the name of the boy? What is the name of the boy who goes to school? Who goes to school daily with you? Daily with you. क्या लिखा हुआ है? What is the name of the boy who goes to school daily with you? इसका मतलब क्या होगा पहले हम समझा देते हैं। उस लड़के का नाम क्या है जो रोज आपके साथ स्कूल जाता है? What is the name of the boy who goes to school daily? अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है, आपने सही से नहीं समझा है, तो इसे आप सही मार के आएंगे और सेंटेंस क्या है? गलत हो जाएगा। ए बाय द वे ए पार्ट है, ए बी पार्ट है और ये क्या है? सी पार्ट है, राइट? और आखिरी क्या हो जाएगा? आखिरी हो जाएगा नोएरा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्हाट आ गया है ना। हमने कहा ना कि रिलेटिव नाउन से पहले अगर व्हाट आ जाए, हुम आ जाए, व्हिच आ जाए, समथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, दैट आ जाए, तो समथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, समवन आ जाए, एनीवन आ जाए, तो हमेशा आप मूंदकर आप दैट लगाइए। यहाँ पे कभी भी आप हु, हुम और व्हिच का यूज आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे व्हाट आ गया है ना, तो हम यही कहेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय दैट गोज टू स्कूल विद यू। ओके, यहाँ पे क्या है? अगर आपको एरर देखी जाए तो बी पार्ट में दिक्कत है, यहाँ हु को हटाइए, क्या लगाइए? दैट लगाइए, राइट? ऐसे ही एग्जाम में क्या आते हैं? क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक सवाल हम और देखते हैं जो डिक्टो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं। अगर हम कहें the honor and the dog who right that went for a morning walk, right? The owner and the dog that went for a morning walk have been missing. Missing for 2 days. यहाँ पे देखिए, the owner and the dog that went for a morning walk have been missing for 2 days. मालिक और उसका कुत्ता जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे वो 2 दिन से मिसिंग हैं।
2 दिन से गायब हैं। अब देखिए अगर मैं इसको ए बी सी डी में कैटेगराइज कर दूं, ए पार्ट है, ए बी पार्ट है और ए सी पार्ट है, आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा नो एरर। तो दिमाग लगाइए गलती किस पार्ट में है, राइट? गलती किस पार्ट में होगी, गलती यहां पर देखिए, ओके यहां पर को सेंटेंस एग्जाम में आपका नो एरर भी हमारा सेंटेंस हो सकता है। एक डिक्टो सवाल एग्जाम में पूछा गया है और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ पे दैट के स्थान पे क्या दिया था, दैट के स्थान पे हु दिया था, तो हु नहीं आएगा, ये जो सेंटेंस है ये नो एरर है। तो देखो यहाँ पे दैट बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम डॉग भी है और ऑनर भी है, तो यहाँ पे अगर हम क्या लगाते, यहाँ पे हम अगर हु लगा देते तो हु का यूज कहीं ना कहीं मालिक को जस्टिफाई करता, इस कुत्ते को जस्टिफाई ना करता। यहाँ पे अगर बाय द वे व्हिच हम लगा देते तो व्हिच क्या करता, तो व्हिच डॉग को जस्टिफाई कर देता और व्हिच इस ऑनर को जस्टिफाई ना कर पाता। तो बातें समझ में आई ना। कभी कभी क्या होता है कि एंटीसीडेंट के रूप में कोई लिविंग भी दिया रहेगा और कोई नॉन लिविंग भी दिया रहेगा, आई मीन कोई जानवर दिया रहेगा उसका क्या है, और कोई उसका मालिक इंसान होगा और इंसान का भी नाम भी मेंशन किया रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप दैट का यूज करिएगा, यहाँ पे आप हु, हुम और व्हिच का यूज मत करिएगा। तो व्हिच लगाएंगे तो क्यों गलत हो जाएगा, समझा दिया गया है। अगर आप व्हिच लगाओगे तो व्हिच क्या करेगा, कुत्ते को जस्टिफाई कर पाएगा लेकिन मालिक को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आप हु का यूज करोगे तो हु क्या करेगा, मालिक को जस्टिफाई करेगा लेकिन कुत्ते को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। बातें समझ में आ रही है ना। और इसलिए आपको दोनों, अब क्या है जो दैट होता है, दैट तो कॉमन यूज होता है। दैट का यूज आप चाहे इंसानों के लिए करो और चाहे क्या करो आप लिविंग के लिए करो, चाहे नॉन लिविंग के लिए करो, चाहे एनिमल्स के लिए करो, चाहे ह्यूमन बींग्स के लिए करो। दैट सदाबहार होता है, दैट सबके साथ स्टैंड कर जाता है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर दैट बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी, जो एग्जाम में एरर आई थी वो हु दिया हुआ था वहां पे, तो हु नहीं होगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा दैट। बातें आई थिंक आपको जो भी पढ़ाया गया समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, आज हमने शुरुआत की है प्रोनाउन से। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं आपको ये समझाया गया। प्रोनाउन बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बुक्स में आपको 10 मिल जाएगा, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। हमें टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। हमें बहुत देखो सिंपल सा है, समझिए। पहले जॉब पाने के लिए आपको क्या है, आपको समझदार बनना है, आपको बहुत ज्यादा ज्ञानवान, टू द पॉइंट पढ़ाई करनी, राइट। जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल में वही पढ़ाई करनी। बहुत ज्यादा हमें नॉलेज इकट्ठा नहीं करनी है, एकदम एग्जैक्ट पढ़ाई करनी है, जहां से हमारी क्या लग जाए, जॉब लग जाए। इतना क्लियर है। तो 8 प्रकार के जो प्रोनाउंस आपको पढ़ाया गया वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, और कैसे आएंगे क्या आएंगे सब बताएंगे। यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये समझाया गया। इससे पहले आपको पढ़ाया गया था क्या है पर्सनल प्रोनाउन, वहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको ये समझाया गया, राइट। तो पढ़ने के बाद यू फील कॉन्फिडेंट, आपको अपने ऊपर विश्वास, ऐसा आपको फील होगा कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो अच्छे से बने रहिए, हाँ वीडियो को पूरा देखा करिए। तो आज यहाँ पे इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, ओके। इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ओके, हाँ ओके, बेल आइकन बेटा जरूर दबाइए ताकि इस वीडियो की लेटेस्ट जो अपडेट है आपको बराबर मिलती रहे, राइट। वीडियो की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ओके। तो मिलते हैं कल इसी समय। टेक केयर, बाय।